अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। कहानी को शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जिस एरिया पे एंड किया था दैट वाज पार्टनरशिप। इंडिविजुअल हमें समझ आ गया था और हमें पार्टनरशिप के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई थी। आज हम लोगों ने क्या बात करनी है, कंपनी को समझना है, कंपनी के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है और देखना है कि इंडिविजुअल का, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या। सबसे पहले सोल ट्रेडर एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और ओन बिजनेस। यानी कि वो शख्स जो कि अपना बिजनेस चलाता है वो कौन है? आपका सोल ट्रेडर। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज सेपरेट पर्सन। लॉ के नजदीक वो बिजनेस एक, लॉ कहता है बिजनेस ए को। अगर तुम्हारे बिजनेस ने किसी का नुकसान किया है तो इसका बिल्कुल यही मतलब है कि तुमने उस बिजनेस के साथ, तो लॉ उसको अलग अलग काउंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, दुकान का जो बिल आएगा वो दुकान के नाम पे नहीं आएगा, वो उस बंदे के नाम पे आ रहा होगा जिसका नाम का मीटर लगा होगा। तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ सेपरेट पर्सन। लॉ के नजदीक वो एक अलग बिजनेस नहीं है, वो और आप बिल्कुल एक कंसिडर होते हैं। द पर्सन इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। वो शख्स पर्सनली लायबल है। अगर उसका बिजनेस किसी का लॉस करता है तो उसको उसकी जेब से पे करना पड़ेगा। अगर सारा का सारा लॉस बिजनेस से रिकवर नहीं हो रहा तो कानून क्या कहता है कि वो शख्स खुद जाती तौर पे क्या है? लायबल। ये एक क्विक ओवरव्यू था सोल ट्रेडर के ऊपर। अब बात करते हैं पार्टनरशिप। हम लोगों ने कल क्या बात की थी? हम लोगों ने कहा था कि पार्टनरशिप क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि अपना बिजनेस खुद चलाते हैं। वो खुद ही अपने बिजनेस के क्या है? मालिक हैं और खुद ही से अपना बिजनेस रन करते हैं। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय द लॉ। जिस तरह सोल प्रोप्राइटर को, सोल ट्रेडर को, इंडिविजुअल को वो अलग से काउंट नहीं करता, वैसे ही पार्टनरशिप को भी वो अलग से काउंट नहीं करता। पार्टनर्स को अगर हम मिला के बोलें तो वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। लॉ कहता है तमाम पार्टनर्स क्या हैं? लायबल। किसको? अपने स्टेक होल्डर्स को। तमाम पार्टनर्स क्या हैं? लायबल। हर पार्टनर अपने लिए तो लायबल है ही है, दूसरों के लिए भी क्या है? लायबल। पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल एज वेल एज दे आर जॉइंटली लायबल। तो हम एक टर्म यूज करते हैं जॉइंट एंड सेवरल। लिख लें SEVRAL, जॉइंट एंड सेवरल। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एज वेल एज सेवरली। अगर हम बोर्ड के ऊपर कुछ इसकी वर्किंग करें तो क्या होगा? लेट से मैं कहता हूं ये एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए। मिस्टर ए से किसी का नुकसान हो गया 6 लाख रुपए का। मिस्टर ए से हो गया या इसकी शॉप से हो गया, इसके अलग बिजनेस से किसी बंदे का नुकसान हो गया फॉर ₹6 लाख। अब ये बंदा मिस्टर ए से तो रिकवर करेगा ही करेगा, और अगर मिस्टर ए या उसका बिजनेस पूरा उसको रिकवर करके नहीं दे पा रहा, स्टिल मिस्टर ए फुल्ली लायबल होगा। वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके इसका लॉस मेक ओवर करेगा। ये बंदा मिस्टर ए को छोड़ेगा नहीं। क्यों? लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है प्यारे बच्चों? अनलिमिटेड। यही सीन अगर हम लोग कन्वर्ट करें पार्टनरशिप के अंदर, तो लेट्स से वी हैव 4 पार्टनर्स A, B, C and D. Collectively they are called partnership firm. अब अगर ये फर्म किसी का नुकसान कर दे, अगर ये फर्म किसी का लॉस कर दे 6 लाख रुपए का ही, इन्होंने अपने एक कस्टमर का लॉस कर दिया 6 लाख रुपए का। कस्टमर उस दिन बहुत गुस्से में फर्म पहुंचता है और आकर कहता है कि भाई मुझे मेरा लॉस दो, मुझे मेरा लॉस पूरा करके दो। और जब वो आता है तो उसको मिलता है मिस्टर सी और मिस्टर डी, और वो कस्टमर अपना लॉस इन दोनों से रिकवर करके ले जाता है।
3 लाख रुपया सी पे करता है उस वक्त, और 3 लाख रुपया ही डी पे करता है उस वक्त, और ये कस्टमर अपना लॉस इन दोनों से लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे जब ए और बी फर्म पहुंचते हैं, नेक्स्ट डे जब ए और बी फर्म पहुंचेंगे, तो ये दो बंदे जिन्होंने सबका लॉस पे कर दिया है, ये इनसे क्या मांग लेंगे? रीइंबर्समेंट। ये इनसे क्या मांग लेंगे? रीइंबर्समेंट। व्हाट इज रीइंबर्समेंट? कि जो चीज, जो लॉस इनका नहीं था वो उन्होंने उस वक्त मौके पे कर दिया। क्यों? लायबिलिटी है जॉइंटली, लायबिलिटी है जॉइंटली। अपने के लिए तो वो लायबल है ही है। 6 लाख का लॉस है, 4 बंदों पे अगर हो तो पर पर्सन लॉस आएगा 1.5 लाख। तो सी 1.5 लाख तक लायबल था, डी 1.5 लाख तक लायबल था। उन दोनों ने 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे किया है, ए का और बी का। तो अब सी और डी के पास ये राइट आ गया है कि वो दूसरे पार्टनर से ये लॉस रिकवर कर सके। तो बाहर के लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, जो जो उस पार्टनरशिप के साथ अटैच्ड हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये पार्टनर्स जॉइंटली भी लायबल हैं और सेवरली यानी कि इंडिविजुअली भी क्या है? लायबल है। मगर आपस में अगर कोई पार्टनर किसी और का लॉस पे कर रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो उससे लॉस रिकवर कर सके, जो उसका नहीं है वो दूसरे पार्टनर से वापस मांग सके। तो ये बात की पार्टनरशिप ने। अब कहानी को डालते हैं नेक्स्ट गियर में और बात करते हैं कंपनी की। कंपनी के लिए किताब बहुत सारे वर्ड्स यूज करेगी, तो आपने वर्ड कंपनी या वर्ड कॉरपोरेशन माइंड में रखना है। वर्ड कंपनी या वर्ड कॉरपोरेशन आपने माइंड में रखना है। तो कंपनी क्या है? एक कंपनी क्या है जी? कंपनी क्या है? कॉरपोरेशन क्या है? सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए किसी भी तरह की कंपनी को लेके, कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि जो शेयर होल्डर जितने पैसे दे के कंपनी का हिस्सेदार बनता है, जो शेयर होल्डर जितने पैसे दे के कंपनी का हिस्सेदार बनता है, वो सिर्फ उसी के लिए, उसी अमाउंट के लिए लायबल है। वो सिर्फ उसी के लिए, उसी अमाउंट के लिए लायबल है। होता क्या है? लेट्स से हम कहते हैं कि 5 दोस्त हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 दोस्त हैं, इन्होंने मिलके एक कंपनी बनानी है। मिस्टर ए ने डाला 5 लाख रुपया, मिस्टर बी ने डाला 50,000, सी ने डाला 1.5 लाख, ये लेकर आए 3 लाख और ये लेकर आए 2 लाख। ऐड करते हैं, 5 + 5 10, 11, 12 लाख रुपए से ये कंपनी बन गई। 12 लाख रुपए से ये कंपनी बन गई। ये 12 लाख बेसिकली क्या कहलाएगा? ये 12 लाख कंपनी का कैपिटल कहलाएगा। ये 12 लाख कंपनी का कैपिटल कहलाएगा, टोटल कैपिटल कहलाएगा। और कंपनी कहां तक लायबल होगी? इस 12 लाख तक लायबल होगी। कंपनी कहां तक लायबल होगी? इस 12 लाख तक लायबल होगी। इससे अगर ऊपर का नुकसान कंपनी करती है किसी का, तो कंपनी वो नुकसान पे नहीं करेगी। कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ऑल ओनर्स ऑफ अ कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अगर ये कंपनी किसी का नुकसान कर दे तो मिस्टर ए का 5 लाख जाएगा मैक्सिमम, बी का 50,000 तक जाएगा मैक्सिमम, सी का 1.5 लाख, डी का 3 और ई का 2 लाख तक मैक्सिमम लॉस होगा। इससे ऊपर हम इनसे इनके असासे नहीं मांग सकते। जिस तरह इंडिविजुअल में था कि अगर उसकी शॉप, उसका बिजनेस, उसकी दुकान वो पैसे पे नहीं कर पा रही है, तो हमने कहा था कि वो इंडिविजुअल अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के वो लॉस पूरा करेगा। मगर इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आप सिर्फ वहीं तक लायबल हैं, उससे आगे के लिए आप लायबल नहीं। तो कंपनी के केस में क्या है? इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड का वर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी।
द मेन फीचर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज दैट इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये एक बहुत मजे का पॉइंट है। पॉइंट क्या है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा, चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे पार्टनरशिप हो, दोनों केसेस में क्या होता है कि कानून आपको और आपके बिजनेस को अलग अलग पर्सन काउंट नहीं करता, मगर कंपनी के केस में आप एक सेपरेट लीगल पर्सन हैं। कंपनी के केस में मिस्टर ए एक अलग इंसान है, बी अलग इंसान है, सी अलग इंसान है, डी अलग है और ई अलग है, और इन्होंने मिलके जो कंपनी बनाई है, लेट से कंपनी का नाम है अल्फाबेट लिमिटेड। अल्फाबेट लिमिटेड, ये अल्फाबेट लिमिटेड एक अलग पर्सन है, ये सेपरेट पर्सन है, और ये सारे के सारे कानून की नजर में सेपरेट पर्सन्स काउंट होंगे। तो पहली बात, कंपनी सेपरेट लीगल हैसियत रखती है। कंपनी की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कंपनी के नाम पे होंगी। कंपनी का एक अपना लेटर हेड होगा, जितनी ट्रांजैक्शंस कंपनी करेगी वो उसके नाम पे की जाएंगी। जो कंपनी ऑर्डर करेगी वो उसके नाम पे सामान आएगा। कस्टमर्स की डीलिंग कंपनी के नाम पे होगी, ना कि इन शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स या ओनर्स के नाम पे। कानून इसको बिल्कुल अलग अलग ट्रीट करता है। कानून इसको बिल्कुल अलग अलग जुदा जुदा ट्रीट करता है। तो एज पर द लॉ वी से ये क्या है? सेपरेट लीगल पर्सन, यानी कि ये अपने ओनर्स से जुदा है। अपने ओनर्स की और इसकी आइडेंटिटी, इसकी शनाख्त क्या है? फर्क है। इफ द कंपनी कोलैप्सेस, अगर एक कंपनी बंद हो जाती है, they cannot be forced to use personal funds to pay off the business debts। अगर एक कंपनी बंद हो जाती है तो ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स अपने घर से कोई सामान नहीं बेचेंगे, इनको जाती तौर पे फोर्स नहीं किया जाएगा। ये कहां तक लायबल होंगे? जितना इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर ये लायबल नहीं माने जाएंगे। सो they will only lose the amount they originally invested in the company। ये सिर्फ वही अमाउंट लूज करेंगे जो कि इन्होंने शुरू में कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन इंसानों की तो अपनी अपनी होंगी। मिस्टर ए के पास अगर एक गाड़ी है तो वो गाड़ी मिस्टर ए के पर्सनल यूज में है, उसका कंपनी की गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मिस्टर ए ने जो पैसे दिए हैं 5 लाख, अगर उस 5 लाख में से कंपनी एक बाइक परचेज कर लेती है तो वो मिस्टर ए की बाइक नहीं कहलाएगी, वो उस कंपनी की बाइक कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये पैसा जो मिस्टर ए ने दिया है 5 लाख रुपया, ये कंपनी का हो गया, ये इस अल्फाबेट लिमिटेड का हो गया। अब अगर अल्फाबेट लिमिटेड कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई एसेट खरीदती है, तो वो एसेट उसके नाम पे होगा, ना कि इन इंसानों के नाम पे होगा। वो किसकी मलकियत होगी? वो किसका एसेट होगा? कंपनी का एसेट माना जाएगा। तो तमाम तर एसेट्स, तमाम तर लाइबिलिटीज सेपरेट हैं फ्रॉम द ओनर्स। ना तो ओनर्स के एसेट कंपनी के एसेट माने जाएंगे, ना ओनर्स की लाइबिलिटी कंपनी की लाइबिलिटी मानी जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ना कंपनी के एसेट्स पे कोई हक होगा ओनर्स का, और ना ही कंपनी की लाइबिलिटीज पे कोई हक होगा ओनर्स का। दोनों मुख्तलिफ है। क्यों? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखते हैं। लॉ कहता है कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो? अलग अलग हो, जुदा जुदा हो। एज अ लीगल एंटिटी, अ कंपनी हैज मेनी ऑफ द राइट्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ अ पर्सन, सच एज राइट टू रिसीव, ओन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी। अब कंपनी कुछ भी कर सकती है जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। जिस तरह एक नॉर्मल इंसान प्रॉपर्टी परचेज करता है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता है, प्रॉपर्टी बेचता है, ये कंपनी भी सब कुछ वैसे ही कर सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। ये हर इंसान के साथ, हर पार्टनरशिप के साथ एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो हर वो चीज जो कि एक इंडिविजुअल कर सकता है, कंपनी के पास भी ताकत है कि वो उसको एज इट इज कर सकती है।
जिस तरह इंसानों पे केस होते हैं कंपनियों पे भी केस होते हैं, जिस तरह इंसान दूसरों पे केस करते हैं कंपनी दूसरों पे केस कर सकती है। तो कंपनी को आपने बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है कि ये एक चलता फिरता सा इंसान है। तमाम तर राइट्स उसके वही हैं जो कि इंडिविजुअल के होते हैं। तमाम तर एसेट्स की मालिक कौन है? अपनी कंपनी। तमाम तर लायबिलिटीज की मालिक कौन है? कंपनी। नेक्स्ट, अब कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। ये पॉइंट देखते हैं। हम लोगों ने कहा कि ए लाया 5 लाख, बी लाया 50,000, सी लाया 1.5 लाख, डी लाया 3 लाख, ई लाया 2 लाख, कुल मिला के 12 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया और एक बॉक्स में डाल दिया। ये इन्होंने पैसे डाले एक अदद बॉक्स के अंदर, बॉक्स में आ गए पैसे। अब क्या होगा? जैसे जैसे ये पैसे बॉक्स में डालते जाएंगे, बॉक्स इनको एक रसीट इशू करता जाएगा। बॉक्स इनको एक रसीट इशू करता जाएगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि हर शेयर की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है? फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फॉर द पर्पज ऑफ ईज हम कहते हैं हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपया। हर हिस्से की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। ये 10 इसलिए यूज करते हैं ताकि इससे थोड़ी सी वर्किंग कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो हम कहते हैं हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। अब जरा आपने निकालना है एक अदद कैलकुलेटर और वर्किंग करनी मेरे साथ। ए ने डाला 5 लाख, तो मुझे बताइए 10 रुपये के हिसाब से उसको कितनी रसीदें मिलेंगी, या 10 रुपये के हिसाब से उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, कितने हिस्से मिलेंगे? 5 लाख रुपया अगर मैं दूं और एक चीज 10 रुपये की हो तो मैं कितनी चीजें बाय कर सकता हूं? कैसे निकालेंगे? हम करेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 10। आंसर क्या आ जाएगा? 50,000। इसी तरह बी 50,000 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा? 5,000। सी के बारे में देख लेते हैं। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा? 15,000। डी 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000। इसी तरह ई 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। इसका मतलब है कि ये जो पैसे इन्होंने कंपनी में डाले हैं, कंपनी ने उनको 10-10 रुपए के हिसाब से अपने शेयर्स लेने की ऑप्शन दे दी कि आओ 10 रुपए के हिसाब से मेरे हिस्से खरीदते चले जाओ। तो 5 लाख रुपए अगर मैंने दिया तो मेरे पास कितने हिस्से आ गए? 50,000। 50,000 रुपये अगर मैंने दिया तो कितने हिस्से आ गए? 5,000। 1.5 लाख दिया तो कितने से आ गए? 15,000। 3 लाख दिया तो कितने से आ गए? 30,000। और 2 लाख दिया तो कितने से आ गए मेरे पास? 20,000। ये हैं वो हिस्से जो कि हमने बाय किए हैं इस बॉक्स में से। बॉक्स का नाम क्या था? कंपनी। बॉक्स का नाम क्या था? कंपनी। अब पढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। देखें कैपिटल कितना है कुल मिला के? 12 लाख। और अगर मैं 12 लाख पूरे के पूरे को 10 पे डिवाइड करूं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? ऐड कर लेते हैं। 50,000, 55,000, 55, 65, 70, 100, 12 लाख का अगर कैपिटल हो, 12 लाख का अगर कैपिटल हो तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? निकाल के बताइए, सोचें। 12 लाख को अगर मैं 10 पे डिवाइड कर दूं, आंसर क्या आएगा? 12 लाख को अगर मैं 10 पे डिवाइड कर दूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1,20,000। 1,20,000 यानी कि 1,20,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के, जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। किस रेशो में? इस रेशो में। 50,000, 5,000, 1.5 लाख, 15,000, 30,000 और 20,000। इस रेशो में ये 1,20,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो कैपिटल ऑफ अ कंपनी यानी कि 12 लाख इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स कितने के?
1,20,000 के, और हर शेयर की एक वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? फिर से उसका टोटल कैपिटल। इसकी एक इक्वेशन भी होती है, लिख लेते हैं। जगह कहां पे है? यहां पे जगह। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर शेयर। तो टोटल कैपिटल था 12 लाख, ये बन जाएगा 1,20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये मेरे पास एक चलती फिरती इक्वेशन आ गई है अगर मैंने अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और हर शेयर की वैल्यू आसानी के लिए कितनी रख दी है? 10 रुपये। हर शेयर की वैल्यू आसानी के लिए मैंने क्या रख दी है? 10 रुपये। अगला पॉइंट, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। शेयर होल्डर्स लिख लें, मैं आपको बताता हूं आसानी के लिए, उर्दू में लिख लें। आई होप कि आप लोग मेरे इस कहने के बाद एक अदद कागज़ कलम दवात लिख के बैठे, मतलब ले के साथ आए होंगे, और अगर नहीं भी लेकर आए तो आपके हाथ में होगी। मैं उर्दू बोलूँगा, आपने उसको लिख लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सबसे पहले लिखें, शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं। शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और एक को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एक कहलाते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और एक कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स बाय किए होते हैं। ये सारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं। ये सारे कौन है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स बाय करते हैं, यानी कि वो शेयर्स जिनको ज्यादा फौकियत दी जाती है दूसरों पे। यानी कि आप यूं समझ लें कि वो जरा अमीरी वाले शेयर्स हैं, ये जरा गरीबी वाले शेयर्स हैं, मगर कंपनी के मालिक कौन होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। याद रखिएगा, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस क्यों आते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग उन लोगों के लिए होती है जो कि खुद को जरा सा अफजल फील कराना चाहते हैं, जो कि ज्यादा अथॉरिटी रखना चाहते हैं। तो उनकी अथॉरिटी जरूर होती है, मगर मालिक कौन होते हैं? ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मालिक कौन होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो जनाब, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ये कौन है? सारे के सारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ए, बी, सी, डी और ई। आगे चलते हैं। कंपनी के ऊपर जो लॉ लगता है दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट। कंपनी के ऊपर जो लॉ लगता है दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट। और आजकल क्या चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2017। देन कंपनी, हमें पता चल गया, एक लीगल पर्सन है जो कि सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी और इसके ओनर्स आपस में क्या हैं? अलग अलग हैं, आपस में जुदा जुदा हैं। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मगर कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को ऑपरेट कौन करता है? कंपनी को रन कौन करता है? इसके लिए हमारे पास एक नाम आता है डायरेक्टर्स का। क्या नाम होता है वो? डायरेक्टर्स का। These are the persons who are responsible, who are skilled, who are experienced, जिनके पास ताकत होती है कंपनी के एसेट्स को चलाने की। नॉर्मली ये किन लोगों में से चूज होते हैं? नॉर्मली ये चूज होते हैं फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। हर कंपनी साल के एंड पे एक मीटिंग प्लान करती है, उस मीटिंग का नाम होता है AGM। क्या नाम होता है? AGM। इसकी शॉर्ट फॉर्म है AGM। AGM कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को। रिपीट कीजिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग।
यानी कि वो मीटिंग जो कि साल के एंड पे होती है तमाम शेयर होल्डर्स की, वो कहलाती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, जब भी कोई कंपनी बनती है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स आते हैं, वो लेकर आते हैं पैसा, और फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कुछ नुमाइंदे अपॉइंट कर लेते हैं। ये शेयर होल्डर्स में भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स में से ही हो, हम इनको बाहर मार्केट से अलग से सैलरी पे भी लेकर आ सकते हैं कि आएँ और आके हमारी कंपनी को ऑपरेट करें। इनका क्या नाम होता है, डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के ऑपरेशंस को चलाना है। ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी की स्ट्रैटेजियां बना रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के तमाम कंट्रोल्स होते हैं। कंपनी के तमाम एसेट्स किसके पास होंगे, डायरेक्टर्स के कंट्रोल में होंगे। तो दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर्स को तमाम बातें हमेशा सही बताएं, सच्ची बताएं और कोई बात उनसे छुपाएं नहीं। तो डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। Directors are responsible towards shareholders. Directors are accountable towards shareholders. यहां तक हमें अगर बात समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। जितनी बातें भी हमने की हैं वो सारी की सारी बातें किताब में इस हेडिंग के नीचे आपको मिल जाएंगी। क्या हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू अ चार्टर और आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मतलब है, ये जो मैंने अभी बॉक्स आपके सामने बनाया था ना, ये जो बॉक्स बना है, हर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है उसके पीछे कोई ना कोई लीगल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। उसको हम कहते हैं चार्टर या आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी जब बनती है उसके पीछे के तमाम प्रोसेस चार्टर या आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज 3 कंपोनेंट्स, स्टॉक होल्डर्स जिनको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। भाई ये कौन है, ये स्टॉक होल्डर्स हैं या ये शेयर होल्डर्स हैं। ये जिनको आगे अपॉइंट करेंगे वो कहलाएंगे कंपनी के डायरेक्टर्स। फिर डायरेक्टर्स के पास तो पावर है और ये कंपनी में मौजूद नहीं है। कंपनी को चलाएगा कौन, कंपनी की मैनेजमेंट। तो डायरेक्टर्स अपने अंडर एक लेयर बिठाते हैं मैनेजमेंट की। ये वो लोग होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, अकाउंट्स का हेड, मार्केटिंग का हेड, सिक्योरिटी का हेड, एडवर्टाइजमेंट का हेड, परचेजिंग का हेड, खर्चों का हेड, एडमिन हेड। तो सर सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले आपने सोचा कि आपने कंपनी बनानी है। आपके माइंड में आएगा भाई मिल के कंपनी बनाते हैं। तो लोग जमा हुए, पैसा डाला, कंपनी का चार्टर साइन करवाया, आर्टिकल्स बनाए, कंपनी का मेमोरेंडम बनाया, कंपनी का नाम चूज किया। इसके पीछे सारी फॉर्मेलिटीज हैं एज पर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप चूज करेंगे कंपनी का नाम। वो नाम ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई एतराज ना हो। उसकी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। बट स्टेप 1 क्या है कि आपने कंपनी का नाम चूज कर लिया। वो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि किसी को तंग ना करे। वो नाम यूनिक होना चाहिए, किसी के साथ सेम ना हो, वो नाम किसी को ऑफेंड ना कर रहा हो। तो वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। नाम बन गया, ओके। उसके बाद बनते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर तमाम तर रूल्स लिखे जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बन गया। उसके बाद ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये चूज करते हैं 1 या 2 या 3 या 5, जितने भी इन्होंने अपॉइंट करने हैं डायरेक्टर्स चूज कर लिए। डायरेक्टर्स अपने अंडर टीम बिठाते हैं मैनेजमेंट की, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने असल में आके काम करना होता है। डायरेक्टर्स कौन है, काम करवाने वाले। डायरेक्टर्स कौन है, काम करवाने वाले। और ऑपरेशंस कौन करेगा, कंपनी की मैनेजमेंट। ऑपरेशन कौन करेगा, कंपनी की मैनेजमेंट। नॉर्मली हम एक टर्म यूज करते हैं STO, STO, 1 2 3, STO। S इज स्ट्रेटेजी लेवल,
ये सबसे ऊपर बैठते हैं जो कंपनी की स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। आप यूं समझ लें कि द मेन ओनर या वो डायरेक्टर्स जिनके पास स्ट्रेटजी बनाने का राइट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो डायरेक्टर्स, वो लोग जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं फ्रॉम अदर्स और उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है। फिर एक लेयर आती है टेक्निकल। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को चलाना होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम करवाना है। और एंड के ऊपर आती है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल क्या है? जो काम एम्प्लॉयज से करवा रहे होते हैं। स्ट्रेटजी वाले बताते हैं किसको? टेक्निकल को। टेक्निकल वाले बताते हैं ऑपरेशन को, जो कि नीचे काम करवाते हैं किससे? एम्प्लॉयज से। आपके मेरे जैसे अकाउंटेंट्स वहाँ में बैठ के काम कर रहे होते हैं, बी कॉमर्स काम कर रहे होते हैं, मैट्रिक वाले बच्चे काम कर रहे होते हैं, एमबीए, डिफरेंट फील्ड्स के लोग काम कर रहे होते हैं। तो काम करवाना आना चाहिए। काम कर तो हर कोई लेता है, अगर आपको काम करवाना आता है ना, देन यू कैन बी अ गुड लीडर। तो काम करवाना आना चाहिए आपको। सर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, जिनके पास शेयर्स होते हैं और वो शेयर्स उनको सर्टन राइट्स दे रहे होते हैं। हर शेयर पावर दे रहा होता है टू रन द कंपनी, टू कंट्रोल द कंपनी। और साल के एंड पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसी शेयर होल्डिंग में डिवाइड हो रहा होता है। साल के एंड पे जो भी प्रॉफिट आता है वो जनाब उसी शेयर होल्डिंग में डिवाइड हो रहा होता है। और आप अपने टेन्योर में शेयर्स मजीद भी बाय कर सकते हैं और शेयर्स को आगे बेच भी सकते हैं। तो शेयर्स को मजीद भी बाय किया जा सकता है और आप शेयर्स को बेच भी सकते हैं। फिर साल के एंड पे जो प्रॉफिट आएगा वो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जितनी जितनी आपकी शेयर होल्डिंग थी, उसी रेशो में टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद, तमाम खर्चे माइनस करने के बाद बतौर डिविडेंड वो आपको मिल जाता है। टर्म क्या यूज हुई है? डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं साल के एंड पे आने वाला प्रॉफिट। साल के एंड पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है आफ्टर माइनसिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ये क्या कहलाता है? डिविडेंड। तो उनको कंपनी की तरफ से प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और उसी रेशो में मिलता है जिस रेशो में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग रखी हुई है। ये बात हम लोगों ने कवर कर ली। इनके पास ये राइट है कि वो अपने शेयर्स को मजीद खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। और अगर एक बंदा अपने सारे शेयर्स बेच दे तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी चलती रहती है। आज अगर आपके पास कोक के शेयर्स हैं तो शायद वो शेयर्स हों जो कि किसी और टाइम पे किसी और के पास हों। तो शेयर्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक बंदे से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, एंड द गेम गोज ऑन एंड ऑन। मगर इससे कंपनी बंद नहीं होती है। याद है पार्टनरशिप में हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर एक पार्टनर ने जाना हो तो सबकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता, छोड़ नहीं सकता। कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर आपने शेयर्स बेचने हैं तो आप किसी को भी अपने शेयर्स बेच के आगे जा सकते हैं। अगर आपने शेयर्स अगर बेचने हैं अपने, तो आप किसी को भी शेयर्स बेच के आगे निकल सकते हैं। कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी बंद नहीं होती। और कंपनी क्यों बंद होगी? कंपनी तो वैसे भी क्या है? एक सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल पर्सन। आप किसी को भी शेयर्स बेच दें, कोई भी उसका ओनर बन जाए, कोई भी उसके पास शेयर होल्डिंग आ जाए, किसी के पास भी आ जाए, कंपनी की साख को कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी जो जैसे तब कायम थी वो वैसे के वैसे अब भी क्या है? कायम व दायम है। तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं आता, कंपनी पे कोई फर्क नहीं आता। सर, शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स कैन अटेंड AGM एनुअल मीटिंग, इलेक्ट द डायरेक्टर्स एंड वोट ऑन द मैटर्स इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर एंड बायलॉज। हर शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो AGM अटेंड करे, उसके पास राइट है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, और उसके पास राइट है कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा ले सके इन अकॉर्डेंस विद चार्टर एंड बायलॉज। वो वोट कर सके, वो वोट कर सके अपने कानूनी दायरे में रहते हुए। ईच शेयर जनरली कैरीज 1 वोट। क्या मतलब है इस चीज का? अगर मैं यहां पर आऊं तो ए के पास थे
50,000 शेयर्स, इसका मतलब है कि उसके पास वोटिंग पावर कितनी है, 50,000 की वोटिंग पावर। इसके पास कितनी है, 5,000 की वोटिंग पावर। इसके पास कितनी है, 15,000 की वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर किस तरह आती है, नॉर्मली हम कहते हैं कि हर शेयर कैरीज 1 वोट। हर शेयर के पास कितना राइट है, 1 वोट का। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतनी आपके पास क्या होगी, वोटिंग पावर। जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतनी आपके पास क्या होगी भाई, वोटिंग पावर। शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट करना है बोर्ड, बोर्ड से मुराद डायरेक्टर्स, इसको हम कंबाइन कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने अपॉइंट कर लिया टू गवर्न एंड हैंडल द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर एकेडमिक्स, डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर एक्सपेंसेस, जो भी जैसे जैसे भी डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है, अब उसने अपनी अपनी डिपार्टमेंट की टीम बनानी है और काम करना शुरू कर देना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट, और इन सब के ऊपर एक बैठा होगा ओनर या बड़े वाला डायरेक्टर। इसको हम प्यार से कहते हैं, एक और वर्ड लिख लें, TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG। दोज यानी कि वो लोग जिनको चार्ज दिया गया है गवर्न करने का, चलाने का। सो दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट करना है डायरेक्टर्स को, कोई आओ और आके गवर्न करो, हैंडल करो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स ने अपने गोल्स बनाने हैं, अपनी तमाम तरह बनानी है पॉलिसीज, उन्होंने सब काम करने हैं और कंपनी को ऑपरेट करना है। स्मॉल कंपनियां 3 के साथ चलती हैं, किसी में 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 10, 15। आप जितने डायरेक्टर्स चाहें अपॉइंट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। यहां तक होपफुली हमें बात समझ आ गई है। यहां से ऑनवर्ड्स क्या है आपकी सेल्फ रीडिंग, बातें बार बार किताब वही करती है मगर घुमा घुमा के। सर ये बात हमारी हो गई टॉप मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स ने आना है और आके अपॉइंट करनी है टॉप मैनेजमेंट। नॉर्मली उसमें कौन से लोग होते हैं, CEOs, CFOs, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी। ये जो मैंने भी वर्ड यूज किया ना, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये बेसिकली क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट होती है, जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आप लोग ये लिख लें कि CEO डीम्ड डायरेक्टर कहलाता है, लिख लें, CEO डीम्ड डायरेक्टर कहलाता है। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डायरेक्टर। हो या ना हो, असल में हो या ना हो, बट हम उसको हमेशा डीम्ड डायरेक्टर कहते हैं। असल में है या नहीं है वो बात की बात है, बट डीम्ड डायरेक्टर ही हमेशा होगा, हमेशा माना जाएगा कि ये कौन है, डायरेक्टर। CFO फाइनेंस का सबसे बड़ा हेड, चीफ फिस्कल ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दोनों नाम होते हैं। आप फिस्कल भी कह सकते हैं और आप इसको फाइनेंशियल ऑफिसर भी कह सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, ये सारे कौन हैं, कंपनी के दोज चार्ज विद गवर्नेंस या कंपनी की टॉप मैनेजमेंट। ये मिलके काम करती है विद डायरेक्टर्स और कंपनी के गोल्स और कंपनी की पॉलिसीज बनाते हैं, कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे होते हैं। जी यहां तक हमारी बात समझ आई। लॉस गवर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपनीज लॉ। कंपनी के लिए क्या यूज होता है, कंपनी लॉ। इन पाकिस्तान इफ अ बिजनेस सेटअप इंटेंड्स टू फॉर्म अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, कंपनियों की भी कुछ टाइप्स होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो कंपनी चाहे कोई भी हो, अवामी हो या पर्सनल हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो तमाम तर रूल्स, तमाम तर लॉज फॉलो करती है, वो जो कि कहाँ लिखे हुए हैं, कंपनी लॉ के अंदर। और क्या मतलब है कंपनी लॉ का,
कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर। अगर बाद में चेंज हो गया तो हो गया, अभी के लिए क्या चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2017। तो हर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस। कैसे कंपनी बनेगी, कब कंपनी बनेगी, क्या ऑपरेशंस करेगी, क्या नाम होगा, कैसे जाएगी, क्या काम करेगी, खत्म कैसे होगी, इसको कहते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कहते हैं कंपनी का खत्म होना। वो तमाम बातें कहाँ लिखी हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर। और कंपनीज एक्ट इशू कौन करता है पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इशू कौन करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम कहते हैं SECP। क्या कहते हैं जनाब, SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आसानी के लिए बता दूं, जिस तरह PCB एक बोर्ड है, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान के अंदर तमाम खेलों को गवर्न करता है। इसी तरह कंपनीज के मामलों को कौन गवर्न करेगा, SECP। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान में तमाम टैक्सेस को कौन डील करता है, FBR। इसी तरह कंपनीज को कौन डील करता है, SECP। UHS मेडिकल वगैरह को देखती है, यहां पे SECP। लाहौर बोर्ड, यहां पे SECP। तो हर वो इदारा जो कि ओवरऑल लेवल पे गवर्न कर रहा है, कंपनीज के केस में क्या नाम है उसका, SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ 8 ऑफिसेज हैं जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में फैले हैं। इन एडिशन टू दीज, आगे इसको लेके चलते हैं, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। आपकी कंपनी को अगर SECP चाहे तो बंद करवा देगी। SECP ने जो जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं आपको वो 101% माननी है। अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, दे हैव ऑल द राइट। अगर आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो आप पे पेनल्टीज आएंगी और आपकी कंपनी, आपका बिजनेस रिस्क पे है, किसी भी टाइम पे वो इजीली बंद किया जा सकता है। पार्टनरशिप अगर है तो हम लोग लॉ फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल 1932 पाकिस्तान बनने से पहले का एक्ट है। डिटेल में आप ये एक्ट पढ़ेंगे जब आप लोग आएंगे CAF 4 के अंदर, और अगर जिंदगी रही, सेहत रही, तंदुरुस्ती रही तो यही आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, पार्टनरशिप लॉ। इन कंपैरिजन टू कंपनीज, पार्टनरशिप का काम थोड़ा सा आसान है, उसमें ईज ऑफ बिजनेस डूइंग ज्यादा है। कंपनीज थोड़ी सी रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, मगर पार्टनरशिप के केस में क्या है, थोड़ा सा ईज ऑफ वर्किंग ज्यादा होती है। तो पार्टनरशिप के अंदर तमाम तर लॉज लिखे हुए हैं, और अगर आपने कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो आप उन लॉज को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। टाइप्स बोले तो डिफरेंट इकसाम ऑफ कंपनी। ये डिफरेंट टाइप्स बेसिकली 2 डिफरेंट एंगल से हम लोगों ने कवर करनी है। फर्स्ट एंगल इज टाइप्स ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी। विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी, अगर हम बात करें लायबिलिटी की तो कंपनियों को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी रखने वाली कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी रखने वाली कंपनी। लिमिटेड और अनलिमिटेड। इससे पीछे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ये बात की थी कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। नॉर्मली लिमिटेड ही होती है, मगर कुछ केसेस में अनलिमिटेड कंपनीज का जिक्र भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि इनके पास वो तमाम तर एडवांटेजेस हैं जो कि हर कंपनी के पास होते हैं, बस फर्क क्या है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड। तो अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होगी जिसमें वो तमाम पावर्स हैं जो कि हर कंपनी के पास होती हैं, बस फर्क क्या है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या है जनाब, अनलिमिटेड।
बाकी तमाम पावर्स कंपनी की सेम है। यानी कि हर वो मेंबर जिसने शुरू में इन्वेस्टमेंट दी है, जो शुरू में अपना कैपिटल लेकर आया है, वो सिर्फ वहाँ तक लायबल नहीं है, वो उससे आगे भी लायबल है, जैसे इंडिविजुअल में और पार्टनरशिप में हमने इसको पढ़ा था। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी क्या हो गई है, लिमिट, वहां तक महदूद। इसके आगे मजीद दो बातें हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि बाय शेयर कैपिटल, या लिमिटेड बाय गारंटी, बाय शेयर्स या बाय गारंटी, बाय शेयर्स या बाय गारंटी। होता क्या है कि जब आप शुरू में पैसा देते हैं कंपनी को, या जब भी आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम आता है कि जनाब मिस्टर नुमान के पास इस कंपनी के 50 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपया। तो 50 लाख शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से 500 लाख के हो गए। आसान कर लेते हैं, अभी आप लोग परेशान हो जाएंगे सर 500 लाख कितने मिलियन कितने बिलियन, आसान कर लेते हैं। नुमान भाई के पास है 5000 शेयर्स, हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपया, तो इनकी लायबिलिटी कहाँ तक हो गई, 5000 इंटू 10 50,000 लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि इस केस में लायबिलिटी क्या होगी, 5000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। ये भाई 50,000 रुपये तक लायबल होंगे। और ये कहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स में, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहाँ पे हम ये बताते हैं कि कौन कौन कंपनी का शेयर होल्डर है और कितनी अमाउंट से वो लायबल है। पढ़ते हैं, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, उस अमाउंट तक जो कि कंपनी में आपने डाल दी, वहां तक आप क्या है, लायबल, वहां तक आप क्या है, लायबल। ठीक है। कभी कभी शेयर्स आप उधार पे भी खरीद लेते हैं, शेयर्स आप उधार पे खरीद लेते हैं। मैं कहता हूं 5000 शेयर्स थे, 10 रुपये के हिसाब से बनता था 50,000। नुमान कहता है यार मेरे पास अभी तो 50,000 नहीं है, मगर मुझे चाहिए 5000 शेयर्स, अभी मेरे पास हैं 40,000। कितने हैं, अभी मेरे पास हैं 40,000। वो 40,000 मेरे पास हैं, अभी आप मेरे से इतने रख लें, 10,000 रुपया मैं आपको बाद में दे दूंगा, मैं आपको बाद में दे दूंगा। और अगर उस दौरान कंपनी बंद हो जाए या कंपनी किसी का नुकसान कर दे, तो वो 10,000 उससे क्या होंगे, रिकवरेबल। और कंपनी उस वक्त जाके नुमान को पकड़ेगी और 10,000 रुपया लेगी। क्यों, शेयर्स लिए थे 50,000 के, उस वक्त कितना पे किया था 40, तो बाकी उससे वसूल करना पड़ेगा। ये है लिमिटेड बाय शेयर्स। और अगर 50 का 50 पहले दे दिया है तो फिर बात खत्म हो गई, फिर तो वसूल करने वाली बात है ही नहीं। हाँ, जितना उसने पैसे दिए है उतनी वो लायबिलिटी रखता है, वो पैसे कंपनी को दे चुका है, अब अगर लॉस होता है तो उसको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एक और किस्म होती है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पे देखना होता है कि कंपनी शेयर कैपिटल रखती है या शेयर कैपिटल नहीं रखती, शेयर कैपिटल रखती है या शेयर कैपिटल नहीं रखती। गारंटी क्या है, बेसिकली कि आप शुरू में कोई पैसा नहीं देते और शुरू में बस वादा कर लेते हैं कि जब भी नुकसान होगा तुम्हारा भाई उस नुकसान को रीइंबर्स करेगा। जब भी नुकसान होगा तुम्हारा ये जो भाई है उस नुकसान को रीइंबर्स करेगा। ये क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी। लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर। मेंबर भी बोल सकते हैं, आसानी के लिए शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। इन दोनों में वैसे फर्क होता है, वो मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, बट अभी के लिए आप उसको मेंबर और शेयर होल्डर दोनों बोल सकते हैं।
टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन कहते हैं जब कंपनी डिसॉल्व हो गई हो, कंपनी वाइंड अप हो गई हो, कंपनी बंद हो रही हो, कंपनी का दिवालिया निकल चुका हो। अब द कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। कंपनी के पास शेयर कैपिटल हो भी सकता है उस केस में और नहीं भी हो सकता। तो जरा सोचें, गारंटी कंपनी है, शेयर कैपिटल नहीं है, तो लायबिलिटी कहां तक होगी? जितनी अमाउंट उसने गारंटी की है। गारंटी करके आया था नुमान कि अगर कंपनी बंद होगी तो मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं है, सिर्फ गारंटी पे चल रही है। तो जब कंपनी बंद होने वाली होगी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं नुमान को पकड़ेंगे और कहेंगे कि भाई वो ₹1,00,000 निकालो जो तुमसे रिकवरेबल है। हैविंग शेयर कैपिटल, यहां पर आते हैं। हैविंग शेयर कैपिटल, नुमान ने 50,000 के शेयर्स भी लिए हुए हैं और ₹7,00,000 की गारंटी भी दी हुई है। तो नुमान की लायबिलिटी अब बढ़ के हो जाएगी 1.5 लाख। इसकी लायबिलिटी अब बढ़ के हो जाएगी 1.5 लाख। ₹1,00,000 कंपनी रिकवर करेगी, 50 ये पहले पे कर चुका, 50 ये पहले पे कर चुका है, वो तो जाएगा ही जाएगा। जो ऊपर अमाउंट गारंटी की है ₹1,00,000 वो भी साथ माइनस हो जाएगी, वो भी उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये है टाइप्स ऑफ कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी। नीचे आपको एक वर्ड मिलेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। अब यहां पे किताब ने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। IPO का कॉन्सेप्ट इवन कैफ लेवल पे भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट CFAB लेवल का है, कॉर्पोरेट लॉस का एक कॉन्सेप्ट है IPO। किताब बस हल्का सा नाम दे के निकल गई आगे। IPO बेसिकली क्या है? ये एक पूरा मेथड है, पूरा रूल है कि कैसे कैसे आप पब्लिक से शेयर्स परचेज करवा सकते हैं, कैसे कैसे पब्लिक को ऑफर करेंगे कि आओ और आके हमारे शेयर्स खरीदो। तो जब भी कोई कंपनी बनती है तो वो शुरू में एक IPO निकालती है और अट्रैक्ट करती है पब्लिक को कि आओ और आके हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। इसके ऊपर एक बड़ी फनी वीडियो है जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देगी, वो मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। और अगर मैं ना कर पाया और आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपने मुझे याद लाजमी करा देना। नेक्स्ट, ये बात हमें समझ आ गई, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। टाइप्स ऑफ कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अब यहां पे दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। एक हमारे पास होती है पब्लिक कंपनी और एक हमारे पास होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल है, देखते हैं। पब्लिक कंपनी क्या है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये डेफिनेशन है। ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है भाई? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की आगे दो किस्में हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कहते हैं वो कंपनीज जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हों। वो कंपनी जिसके शेयर्स कहां पे ट्रेड हो रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे, दैट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। और वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं है, वो क्या है? मेरी अनलिस्टेड कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी प्यारे बच्चों वो कंपनी है जो कि पब्लिक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या थी? वो कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है ना? मजे की बात। मगर ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिस पे 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नंबर 1, इसके मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके मेंबर्स, मैं रिपीट कर दूं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ही 50 से ऊपर जाएंगे, इसको प्राइवेट से कन्वर्ट करके पब्लिक की तरफ आना पड़ेगा। तो पहली शर्त क्या है? मेंबर्स को 50 से कम रखना है। याद रखिएगा, लिख लें, मेंबर से मुराद है
एम्प्लॉयज इसमें काउंट नहीं होंगे, मुलाजमीन को काउंट नहीं करना, मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरी शर्त सर, दूसरी शर्त यह है कि ये जनरल पब्लिक को आईपीओस नहीं दे सकती, जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकती कि आओ और आके हमारे शेयर्स परचेज करो। नो इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आप बुला के अपने शेयर्स नहीं बेच सकते, जनरल पब्लिक को बुला के आप शेयर्स को नहीं बेच सकते। फिर तीसरी शर्त, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मेंबर्स अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, एक मेंबर अपने शेयर किसी और को बेच भी नहीं सकता। तो ये 3 शर्तें हैं, अगर ये तीनों शर्तें एग्जिस्ट करती हैं, इट मींस कि वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। और हर वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्यारे बच्चों सीए कर रहे हो, बताओ पब्लिक कंपनी क्या है, तो आप क्या कहोगे, अंकल हर वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी। वो रिलेटिव कहेगा यार बच्चा तो तूफानी बात करके चला गया, समझ ही कुछ नहीं आई। फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा बच्चे ये बताओ प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो आप कहेंगे अंकल हर वो कंपनी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 50, उससे ऊपर ना हो, और इसमें एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई कि आप अपने शेयर्स आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही आप जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी। वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी। अब किताब ने जो आपके साथ एक, मैं क्या कहूँ अब, धोखा दिया है, देखें जरा। किताब ने बस इतनी सी लाइन यूज की है, किताब कहती है इफ अ बिजनेस सेटअप इंटेंड्स टू फॉर्म अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, नाम दे के चलेंगी, बच्चा टकरे मारता रहे व्हाट इज पब्लिक व्हाट इज प्राइवेट, किताब को कोई होश नहीं आई। तो इस चीज को मेरा फर्ज था कि आपके सामने एक्सप्लेन करना, इसीलिए अगर आपने गौर किया हो तो ये बिल्कुल प्योर एक वाइट स्लाइड थी जिसमें किसी भी तरह की कोई रंगीनी नहीं थी, जो कि एक तरह से मेरा एहतजाज भी है। अच्छा जी, फिर हर वो कंपनी जो कि सिंगल मेंबर के साथ ऑपरेट हो रही है, हर वो कंपनी जिसमें एक अदद सिंगल मेंबर है, यानी कि एक ही शेयर होल्डर है, सिंगल शेयर होल्डर, वो कहलाती है सिंगल मेंबर कंपनी। शॉर्ट फॉर्म है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका, एसएमसी। याद है, हमें बात समझ आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों के पास मिला के 10,000 शेयर्स हैं, तो क्या ये एक मेंबर काउंट होगा या 2 मेंबर काउंट होंगे, एक शेयर होल्डर कहूंगा या 2 शेयर होल्डर कहूंगा। याद रखिएगा, members jointly holding shares shall be counted as a single member। तो ये ए बी को 2 नहीं काउंट करना, अगर इनके पास अगर इन्होंने मिला के शेयर्स लिए हुए हैं, कंबाइन शेयर्स लिए हुए हैं, इकट्ठे होकर शेयर्स लिए हुए हैं, तो लॉ कहता है कि ये 2 नहीं, ये एक शख्सियत है। तो जॉइंटली अगर है तो हम इसको 1 काउंट करेंगे। तो 50 को अगर आपने पूरा करना है तो इसमें 2 नहीं लेंगे, ये 1 काउंट होगा। फिर अब पॉइंट आ गया है कि आपको बताया जाए मेंबर में और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपको अब ये बात समझ आ सकती है। समझाता हूं आपको एक कॉमन सी मिसाल से। आप लोगों ने लेट से एक गाड़ी बाय की, एक गाड़ी का इश्तेहार लगा हुआ था, गाड़ी फॉर सेल थी, गाड़ी की कीमत थी 12 लाख रुपया,
आप अपने फादर के साथ गए और आपने गाड़ी बाय कर ली, गाड़ी खरीद के घर ले आए, मगर गाड़ी को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कराया। गाड़ी परचेज तो कर ली, लेकिन घर भी आ गए, इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं, मगर अपने नाम पे नहीं कराया। 2 हफ्तों के बाद आपकी गाड़ी ने एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, उसका चालान भी आना है। अब चूंकि गवर्नमेंट के कागजों में आपका ना तो नाम आ रहा है ना ही एड्रेस आ रहा है, तो वो चालान कहां पे जाएगा? उस बंदे के पास जिसके नाम पे आखिरी दफा ये गाड़ी ट्रांसफर हुई थी। वो आप नहीं है, वो आपसे पुराना ओनर है जिससे आप वो गाड़ी परचेज करके आए हैं। तो चालान कहां पे जाएगा? उस बंदे के पास। यही कॉन्सेप्ट है मेंबर में और शेयर होल्डर में। ये फर्क है, 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। शेयर होल्डर और मेंबर 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। नॉर्मली फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको एक काउंट कर लेते हैं, बट असल में ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। शेयर होल्डर सिर्फ गाड़ी या सिर्फ शेयर्स परचेज करके आया, उसका नाम कंपनी के कागजों में नहीं आ रहा, उसका नाम कंपनी के कागजों में नहीं आ रहा, वो शेयर होल्डर है, मेंबर नहीं है। अगर वो शेयर्स अपने नाम पे रजिस्टर करवा ले, कंपनी को इन्फॉर्म कर दे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में, कंपनी के मेमोरेंडम में, कंपनी के आर्टिकल्स में अपना नाम एंटर करवा दे, वो बन जाएगा मेंबर, वो बन जाएगा मेंबर। मैं पीआईए के शेयर्स ओन करता हूं, मगर पीआईए के रिकॉर्ड्स में मेरा नाम नहीं आ रहा, मैं जस्ट एक शेयर होल्डर हूं। मैंने शेयर्स ओन किए हैं, दोस्त से लिए थे, मेरे नाम पे नहीं है, बट मैंने दोस्त से परचेज किए हुए हैं। पीआईए ने डिविडेंड निकाला, वो डिविडेंड मुझे मिलेगा या दोस्त को मिलेगा? डॉक्यूमेंट्स में किसका नाम आ रहा होगा? मेरे दोस्त का। दोस्त का नाम क्या है? नुमान। तो वो शेयर्स, वो जो डिविडेंड आएगा वो जाएगा नुमान के पास, और नुमान से मैं फिर वो डिविडेंड ले रहा हूँ। नुमान अभी भी उनके रिकॉर्ड्स में बतौर मेंबर काउंट होगा, और मैं उनके लिए क्या हूँ? जस्ट एक शेयर होल्डर, बल्कि शायद वो मुझे जानते भी ना हो। तो शेयर होल्डर और मेंबर में फ़र्क है। मेंबरशिप लेने की या शेयर्स को अपने नाम करवाने की एक फ़ीस होती है। तो नॉर्मली लोग सिर्फ शेयर्स बाय करते हैं और बगैर मेंबर बने आगे बेच देते हैं। तो ये एक मार्केट का नॉर्म है। तो शेयर होल्डर में और मेंबर में जो फ़र्क है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कहानी को इससे आगे लेके चलते हैं। सर वापस आते हैं। हम लोगों ने ये बात कवर कर ली, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब फायदे और नुकसान, फायदे और नुकसान। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा एक कंपनी को? लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? नंबर 1, रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते हैं, कंपनीज मर्ज्ड फॉर्म में काम कर रही होती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है। ये आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं आप लोग जब बल्क में माल परचेज करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अलाउ करता है कंपनी को कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो और अपने साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ग्रेट पोटेंशियल देती है फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। आपको याद होगा कंपनीज के अंदर सूटेड बूटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ना तो ये लोग पाए जाते हैं पार्टनरशिप में और ना ही सोल ट्रेडर में। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, ये हम काफ़ी डिटेल से कवर कर चुके हैं। शेयर्स को ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान है, आप आगे से आगे शेयर्स बेचते जाएं, कंपनी को कोई पता नहीं, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है और कंपनी ने अपने ही तर्ज पे ऑपरेट करते रहना है। अनलिमिटेड लाइफ, कंपनी ने बंद ही नहीं होना। ये कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप थोड़ी है कि जैसे ही इंसान की डेथ हो गई या पार्टनर्स ने आगे मिलकर कह दिया बंद करो तो हम बंद कर देंगे। नहीं, इसकी लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड। इसकी लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड। किसी ओनर की डेथ पे, विड्रॉल पे डिपेंडेंट नहीं। टैक्स डिडक्शंस, बहुत सारे खर्चे आप माइनस कर सकते हैं अगर आप कंपनी अर्न कर रहे हैं तो। टैक्स लॉस, बहुत सारे खर्चे
इनको माइनस करने देता है, इंडिविजुअल को या पार्टनरशिप को माइनस करने नहीं देता। डिटेल पढ़ेंगे कैफ 2 में। एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंसिंग, ये ज़्यादा इजीली फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइनेंस को पकड़ सकते हैं एज कंपेयर टू अदर टू। नुकसान भी है, डबल टैक्सेशन, इंडिविजुअल पे तो टैक्स पड़ना ही पड़ना है, कंपनी का जो टैक्स होगा वो भी कौन असल में पे करेगा, किसके प्रॉफिट से जाएगा, इंडिविजुअल के। तो कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्सेस, और जो वो डिविडेंड पे करती हैं उस पे अलग से टैक्स उनको पे करना पड़ता है। कॉस्टली होती है, कंप्लेक्स फॉर्मेशन होती है, और इस रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर टू। उसके बाद अब आप लोगों ने काम करना है, किताब में एक समरी दी हुई है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की एक समरी है। तो अगर आपको सारी बातें क्लियर हैं, एक दफ़ा इसको आगे पढ़ लेना है, कहानी ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज हो जाएगी, कहानी ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज हो जाएगी। सर, कुछ होती हैं हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड पर लेकर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आपको अगर याद हो तो हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पर्संस और ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस मिल के जब काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन पर्पस, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये दो तरह से होती है, एक हम कहते हैं ये फॉर बिजनेस है, और एक है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर बिजनेस से क्या मुराद है कि उसका काम क्या है, पैसा कमाना, और नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है कि वो अपने मुनाफे के लिए ऑपरेट नहीं हो रही, अपने मुनाफे के लिए ऑपरेट नहीं हो रही। इट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किताब ने इसके ऊपर भी कुछ डिबेट किया है, आइए देख लेते हैं। These type of organizations do not seek to make profit, although they must operate within the limits of funding and financial resources that is available to them. कुछ समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ते हैं। ये वो इदारे होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करते, अच्छी बात है, हमें पता है। ये वो इदारे हैं जो कि प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करते, ऑल्दो इनके जो ऑपरेशंस हैं इनको भी फंड किया जाता है, इनको भी पैसों की तो जरूरत होती है। तो कोई भी इदारा हो, चाहे वो फॉर बिजनेस हो, चाहे नॉट फॉर बिजनेस हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उसको पैसों की जरूरत तो होती ही होती है। कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको फंड कौन करती है, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्वालिटी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो जो चीज़ें आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना हेल्थ है, ना तालीम है, कुछ नहीं पता कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस मोबाइल पे बैठ के पबजी खेलनी हमें आती है, या फोर्टनाइट खेलनी हमें आती है, या कोई नया सीजन आ गया तो वो देख लेते हैं बस। सर उसके अलावा कुछ एनजीओस भी होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की, और उससे हट के एनजीओस। सुना होगा आपने, ये जी चाइल्ड लेबर के लिए एनजीओ बनी हुई है, हेल्थ के लिए एनजीओ बनी हुई है, चैरिटीज के लिए एनजीओ बनी हुई है। कोविड जब आया था बहुत सारे इदारों ने मिलकर काम किया था। तो ये नॉन गवर्नमेंट होती हैं और इनको फंड डेफिनेटली गवर्नमेंट तो नहीं करती, तो ये खुद ही से ऑपरेट कर रही होती हैं, अपना ही फंड इस्तेमाल कर रही होती हैं। क्लब्स एंड सोसाइटीज, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, और ये बेसिकली वो एरिया है या उस तरह के इदारे हैं जो कि लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, किसी मकसद को अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल
अ क्लब ऑफ क्रिकेट, क्लब ऑफ क्रिकेट, अगर आपने क्रिकेट की दुनिया में कुछ करना है तो आप मिलकर एक टीम बना लें और चैरिटी के मैचेस रख लें। इनके जो एसेट्स होते हैं वो उन मेंबर्स की अपनी मलकियत होती है। नॉर्मली वो लोग अपना सामान घर से खुद लेकर आते हैं, बस मिलते हैं और एक फंड रेजिंग टूर्नामेंट्स को अचीव कर लेते हैं, कायम कर लेते हैं। कोऑपरेटिव्स, ये वो एसोसिएशंस हैं जो कि लिमिटेड मींस से चलती हैं। लोग वॉलंटरी आते हैं, लोग वॉलंटरी आते हैं और मिलजुल के काम करते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो वापस से जुदा जुदा हो जाते हैं। इनका भी अल्टीमेट पर्पस प्रॉफिट गेन करना नहीं है। तो किताब ने क्लब, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स के ऊपर एक बिला वजह की बहस की हुई है जो कि इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड व्हाट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को तसल्ली के साथ रीडिंग देनी है। ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर से आई कैप MCQs निकाल सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया है, ग्रेड A का एरिया है, तो इसमें यू शुड गो फॉर अ वेरी क्विक एंड गुड रीडिंग। उसके बाद आपने अटैम्प्ट करने हैं इसके MCQs, मगर हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए किताब के पीछे MCQs को अभी डिस्कस कर लेते हैं। 12 है, लेट्स गो वन बाय वन। हमें चाहिए बोर्ड के ऊपर फुल फोकस, तो क्या हम फुल फोकस बोर्ड पे कर सकते हैं? क्या हम फुल फोकस बोर्ड पे कर सकते हैं? डन सर। An entrepreneurial organization is an entity that is managed by its entrepreneurial owners. Which of the following can be a feature of an entrepreneurial organization? Entrepreneur में क्या डायरेक्टर्स होते हैं? नहीं, तो A तो वैसे गलत हो गया। क्या कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा? नहीं। जब सिंगल बंदा है तो क्या हो गया? इनफॉर्मल, तो B भी गलत हो गया। ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं? नहीं। तो सर क्या बच गया मेरे पास? एक ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। डैश कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर टू एनेबल अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑफ 2 or more persons। 2 or more persons, 2 or more persons, बिजनेस, कंपनी, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू सेटअप अ बिजनेस, किसमें होता है? सोल प्रोप्राइटर में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर। इसमें से बताइए कौन सा एडवांटेज नहीं है? लो कॉस्ट एडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज है, तो ए और सी तो एडवांटेज है, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, क्या बच गया? बी। कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल किसमें होती है? पार्टनरशिप में या कंपनी में, इंडिविजुअल में नहीं हो सकती। उसके बाद क्लब, सोसाइटीज, ये बेसिकली क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल ओनरशिप? अनलिमिटेड लाइफ, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। A business that is co-owned by 2 or more people, a business that is co-owned by 2 or more people, ये क्या कहलाते हैं? पार्टनरशिप। द co-owners of a business are called partners, collectively they are called a firm, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। Then professionals such as lawyers, accountants, architects often join together in a general partnership। बताइए क्या distinguishing feature है इनमें से? तो ऑप्शन 8 का, सॉरी MCQ 8 का जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, होपफुली आप इससे पहले इसको खुद कर चुके होंगे। द स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट अ डैश टू गवर्न एंड हैंडल द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। डायरेक्टर्स। ट्रू और फॉल्स बता दें। लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट शेयर इन द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। बिल्कुल सही, ट्रू।
True and false. The main feature of a limited company is that it has a separate legal identity. True. Companies pay income tax on their profits. In addition, any profit या dividend paid to stockholders या shareholders are taxed as personal income. बताइए ये किस टर्म के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन. ये बात एज इट इज किताब में अवेलेबल है. तो दिस एंड्स योर चैप्टर नंबर 2. अगली बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, और अगली वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3. हम लोग स्टार्ट कर देंगे और होपफुली एंड भी कर दें, ताकि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर चीज़ों को मैक्सिमम कवर करने की ताकत मिले. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.